हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल जीएस नोटबुक में। तो गाइस, पॉलिटी के क्रम में आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रस्तावना, या फिर इसको प्रिएम्बल भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आज हम प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उन सभी का अध्ययन हम आज की वीडियो में करेंगे। शॉर्ट वीडियो रहेगी बट 360 डिग्री एकदम हम पूरा प्रस्तावना का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, कोई भी फैक्ट आपका इसके बाहर नहीं जाएगा, चाहे प्रस्तावना से रिलेटेड कोई बहुत सारे केसेस हुए हैं वो केसेस पढ़ने हो, या फिर प्रस्तावना से रिलेटेड लोगों ने जो टिप्पणियां करी हैं वो हो, या फिर प्रस्तावना में जो हाईलाइटेड कुछ वर्ड्स हैं टिपिकली वर्ड्स, तो उसका मीनिंग भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उससे क्या मतलब है। तो वो सभी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। ठीक है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये लगता है कि जैसे मैं थोड़ा हल्के बोलती हूँ या स्पीड मेरी थोड़ी बोलने की कम है, तो आप स्पीड में लगाकर भी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज आप लोग जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी जितने भी वीडियोज़ हैं आगे आने वाली मॉडर्न हिस्ट्री की हो या पॉलिटी की हो या अदर्स हो, तो आप उसके लिए ईजिली नोटिफाइड होते रहें। ठीक है, तो चलिए अपना इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम आज का। प्रस्तावना। प्रस्तावना जितना कि भारतीय संविधान के लिए ज़रूरी है उतना ही ये हमारे हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो जाती है पॉलिटी में पढ़ना, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप मान कर चलिए 80% आता ही आता है हर एग्ज़ाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है, चाहे केसेस पूछ ले चाहे कुछ पूछ ले। तो प्रस्तावना को हम पहले पढ़ेंगे कि इसके और भी कुछ नाम है। कभी कभी डायरेक्टली प्रस्तावना ना दे करके इसका नाम उद्देशिका दे देता है, ठीक है, आमुख दे देता है, या फिर प्रियम्बल दे देता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो ये प्रस्तावना है ये सबसे पहले किसके द्वारा अपने संविधान में अपनाई गई थी। ठीक है, तो प्रस्तावना को अपने संविधान में सम्मिलित करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? अमेरिका। अमेरिका ने ही अपने संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को सम्मिलित किया था, और फिर कहीं ना कहीं अमेरिका की तर्ज पे बाकी सभी और कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया अपने संविधान में, जिनमें से एक हमारा भारत भी है। भारत ने भी प्रस्तावना का जो ये एक विचार है ये कहाँ से अडॉप्ट किया? तो अमेरिका से अडॉप्ट किया। ठीक है, अब ये प्रस्तावना जो है, इस प्रस्तावना को मतलब उत्तराधिकारिणी भी कहा जाता है। किसकी उत्तराधिकारिणी? तो उद्देश्य प्रस्ताव की। ठीक है, क्योंकि प्रस्तावना में जो भी आपको विषय या जो भी चीज़ें मिलेंगी वो मोस्टली कहाँ से ली गई हैं? तो जो पंडित नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव अपना प्रस्तुत किया था, कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन ये पारित कब होता है? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है कहीं ना कहीं यही हमारी इसका परिवर्तन रूप जो है वही आज की प्रस्तावना है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप जो है वो आज की प्रस्तावना है। ठीक, प्रस्तावना जो है ये एक तरह से संविधान का सार है। ठीक है, मतलब कि अगर आप संविधान का अध्ययन करना चाहते हैं तो उससे पहले आप प्रस्तावना को देखिए। प्रस्तावना को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि संविधान में किन किन विषयों को समाहित किया गया है। ठीक है, जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो पहले उसका एक सारांश के रूप में कुछ दिया होता है ना, उस चैप्टर का सारांश दिया होता है। तो चैप्टर का सारांश पढ़कर हमें पता चल जाता है कि जो चैप्टर है वो किस पे बेस्ड है, तो बेसिकली बताया गया है क्या गया है चैप्टर में। तो इसी तरह से वो बेस क्या है, वो आधार क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? प्रीएम्बल। ठीक है, अब प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ टिप्पणियां करी हैं, जो कुछ महानुभाव हैं उन लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत करे हैं कि उन्होंने संविधान में प्रस्तावना का क्या रोल माना है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे एन.ए. पालकीवाला ये बोलते हैं कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक तरह से परिचय पत्र है। ये सभी टिप्पणियां आप याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी टिप्पणियां आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और रिपीटेडली पूछी जाती हैं। ठीक है, दूसरे व्यक्ति हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। इन्होंने प्रस्तावना के लिए अपना विचार रखा था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, इसी क्रम में के.एम. मुंशी हैं, वो बोलते हैं कि प्रस्तावना जो है वो हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, या फिर संविधान की जन्म कुंडली है। ठीक है, अब ये संप्रभु क्या होता है, लोकतांत्रिक क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, ये सब मैं आपको आगे डीपली बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अर्नेस्ट बारकर। ये बोलते हैं प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य में कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का कुंजी नोट है या फिर वृद्धावस्था का प्रलेख है, और ये सारे स्टेटमेंट एज इट इज़ आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, ठाकुरदास भार्गव बोलते हैं कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान का आभूषण है, और प्रस्तावना यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का इवोल्यूशन कर सकता
है कि संविधान में बेसिकली क्या क्या हम लोगों को अधिकार या क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं या जो भी कुछ है, मतलब शासन किस प्रकार से चलना है, सभी विषयों का, सभी मूल्यों का समामेलन जो है, जो संविधान में हो रखा है, उसका जो एक मतलब कहीं ना कहीं एक जो छोटा सा शॉर्ट में जो एक स्ट्रक्चर है वो प्रस्तावना में दिया गया है। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं क्योंकि ये आपसे वीडियो के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रस्तावना का आधार क्या है, तो ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्ताव था 13 दिसंबर को, यही इसी का परिवर्तित रूप है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का आधार क्या हो जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि संविधान का आधार क्या है, तो संविधान का आधार क्या है, संविधान का आधार है भारत की जनता। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे वीडियो में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। प्रस्तावना की जो भाषा है ये कहाँ से ली गई है, जो टिपिकली वर्ड यूज़ किए गए हैं, तो प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, अब प्रस्तावना में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, कितने प्रकार की समानता है, तो इसलिए मैंने आगे, हालांकि आगे इसको मैं डीपली बताऊंगी, बट यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया। प्रस्तावना का बेसिकली उद्देश्य क्या है, तो हमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता दिलाना। न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता। अब वो कौन कौन सी हैं वो आगे लिखा है। ठीक है, तो प्रस्तावना में हमें 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है हमारे लिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। समानता कितने प्रकार की प्राप्त है, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। ये आप बिल्कुल भी इसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और ये मतलब अगर इजी क्वेश्चन या एक मॉडरेट लेवल का बनाना होगा तो ये आपसे पूछेगा। ठीक है, अगर बहुत टफ बनाना होगा तो वो आपसे कुछ टिपिकली वर्ड्स का मीनिंग भी पूछ सकता है, जहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता कितनी है, 5 प्रकार की हैं, विचार की, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। ठीक है, अब हम प्रस्तावना पे एक बार नज़र डाल लेते हैं कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान में माफ़ कीजिएगा, वो किस प्रकार लिखी हुई है और उसकी वर्डिंग क्या है। ठीक है, तो उसकी वर्डिंग हम एक बार देखते हैं। प्रस्तावना में लिखा है, स्टार्ट होती है हमारी प्रस्तावना, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, अब हमने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ लिया, बट जो हाईलाइटेड जो कीवर्ड्स हैं हमें उनका मतलब जानना है कि उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब हम इसका डीप में एक अध्ययन करेंगे कि इन सभी वर्ड्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार आप उसको ध्यान से सुन लेंगे तो आप जीवन भर कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड आता है संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है, तो संप्रभुता का मतलब है कि भारत ना तो किसी दूसरे देश पर निर्भर है और ना ही किसी दूसरे देश का डोमिनियन है। ठीक है, मतलब कि हमारे जो भी आंतरिक और बाहरी जो भी हमारे मामले हैं उसमें हमें किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। हम लोग मतलब कि स्वतंत्र हैं अपने डिसीजंस खुद लेने में, चाहे वो इंटरनल मैटर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल मैटर्स हो। ठीक है, इस क्रम में आप देखेंगे कि जो भारत है वो 1949 में राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है उसको एज इट इज़ रखने के लिए तैयार हो जाता है, कि मतलब ये हमने किसी के दबाव में जाकर निर्णय नहीं लिया था कि हम लोगों को राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहना है, ये हमारी खुद की इच्छा थी। लेकिन आप देखेंगे कि जब हम लोग ये इच्छा प्रकट करते हैं 1949 में कि हम लोगों को राष्ट्रमंडल का सदस्य जो है वो बना रहना है, और राष्ट्रमंडल का भारत सदस्य कब होता है, 1945 में बनता है। ठीक है,
राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब मिलती है भारत को? 1945 में, ठीक है। और भारत जो होता है वो यूएनओ का भी सदस्य होता है। बट जब संविधान को हमारे द्वारा लागू किया जाता है 26 नवंबर 1949 को, तब जो है हम लोग राष्ट्रमंडल की सदस्यता को एज इट इज़ बरकरार रखने में मतलब कि एग्री होते हैं, हम लोग वहाँ से आना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो जब ये निर्णय आता है तो संविधान सभा के कुछ मेंबर्स होते हैं जिनके मन में कुछ शंकाएं आ जाती हैं, ठीक है, इसको लेकर के कि अब तो हम स्वतंत्र हैं, ठीक है, हम किसी के डोमिनियन स्टेट नहीं है, तो हम सदस्यता क्यों स्वीकार करें। तो इस संदर्भ में पंडित नेहरू जी का एक स्टेटमेंट आता है 1949 में। पंडित नेहरू जी बोलते हैं कि हमने काफ़ी पहले ही पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए एक प्रतिज्ञा ली थी। आप देखेंगे कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो तब ये 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने की संकल्प लेते हैं, घोषणा करते हैं, मनाते भी हैं 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस। तो इसी संदर्भ में पंडित नेहरू बोलते हैं कि हमने काफ़ी पहले पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी और इसको हमने प्राप्त भी किया, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि क्या कोई देश दूसरे देश के साथ अगर किसी भी प्रकार का गठबंधन कर लेता है, ठीक है, तो क्या वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है? क्या ऐसा होता है? यहाँ पे गठबंधन से तात्पर्य पंडित नेहरू ने केवल एक प्रॉमिस से, एक वादे से लिया, ठीक है। दूसरी और वो कहते हैं पंडित नेहरू आगे कहते हैं कि ये जो राष्ट्रमंडल में बने रहने की जो हमारी एक इच्छा है, ठीक है, ये एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाला एक समझौता है, ठीक है, जिसे इसी रूप में आगे चलकर अगर हम चाहें तो इसको छोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है। तब जाके बाकी जो सदस्य थे वो इस पर एग्री हुए थे कि हाँ चलो ठीक है, ठीक है। तो ये होता है संप्रभुता का मतलब कि हम मतलब अपने डिसीजंस लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, मतलब कि कोई भी बाहरी दबाव हमारे ऊपर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम समाजवादी। तो ये समाजवादी वर्ड क्या है? तो देखेंगे कि ये मूल संविधान में एज इट इज़ नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी उनके टाइम पीरियड में ये वर्ड को जोड़ा गया। लेकिन हालांकि ये वर्ड तो एज इट इज़ नहीं था समाजवादी, लेकिन आप देखेंगे कि संविधान में ये लक्षण समाजवाद के जो थे वो पहले से ही संविधान में अंतर्निहित थे। किस रूप में थे? तो डीपीएसपी में आप देखेंगे कि डीपीएसपी में आपको समाजवाद के लक्षण मिलेंगे, ठीक है। संविधान में अंतर्निहित थे, लेकिन इसको स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में एक शब्द ही समाजवाद का डाल दिया गया इंदिरा गांधी जी द्वारा, ठीक है। अब देखेंगे कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है? लोकतांत्रिक समाजवाद जो होता है वो बेस्ड होता है मिक्स्ड इकोनॉमी पे, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पे बिलीव करता है जो ये लोकतांत्रिक समाजवाद होता है, ठीक है। आप देखेंगे कि जो भारत का जो समाजवाद है, जो भारतीय समाजवाद है, वो मार्क्सवाद और गांधीयन जो विचारधारा है उन दोनों का ही मिला जुला रूप है। लेकिन गांधीवादी जो समाजवाद है उसकी ओर ज़्यादा हम लोगों का झुकाव है, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये वर्ड क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जो एक वर्ड आता है हमारे प्रस्तावना में, धर्मनिरपेक्ष। ये भी पहले नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 इसमें भी इसको समाजवाद के साथ धर्मनिरपेक्ष वर्ड भी जोड़ा गया, ठीक है, और एक अखंडता वर्ड भी जोड़ा गया। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। अब ये धर्मनिरपेक्ष से आपका क्या तात्पर्य है? हालांकि मैं अपनी कल की वीडियो में भी इसको डीपली बता चुकी हूँ कि धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का ये मतलब नहीं है कि हम धर्म से परे हैं या फिर भारत का जो संविधान है वो किसी धर्म को नहीं मानता, इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। बल्कि इसका मतलब ये है कि हम एक तरह से जो राज्य है वो धर्म के बेस पे एकदम न्यूट्रल है, सेक्युलर हैं हम, मतलब कि सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं, ठीक है। और हमारे लिए संविधान के लिए सभी धर्म जो है वो एक तरह से समान है और सभी धर्मों को सरकार का समान समर्थन प्राप्त है, ठीक है। राज्य का कोई एक धर्म नहीं है, ठीक है। अब ये धर्मनिरपेक्ष वर्ड जोड़ा तो गया 42वें संविधान संशोधन में, लेकिन क्या हमारे संविधान निर्माता जो थे, क्या उनके मन में ये विचार नहीं आया होगा निरपेक्षता का? तो बिल्कुल आया था। आप देखेंगे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये नहीं है हमें अपने धर्म की उपासना करने का, अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का हमें स्वतंत्रता है, हमें अधिकार प्राप्त है? तो क्या ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है कि मतलब जितने भारत में
अनेक धर्म हैं, ठीक है, अनेक धर्म के लोग हैं। सभी धर्म को, जितने भी जो भी किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, सभी को अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने का जो है, आचरण करने की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म पर बिलीव करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता जो थी, ये पहले से ही मूल संविधान में अंतर्निहित थी, लेकिन इसको हाईलाइट करके इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में ये वर्ड इंक्लूड ही कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकतांत्रिक। कहीं मेरी 3 दिन से थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो वॉइस थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आई होप कि आप लोग माइंड ना करें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम चलते हैं लोकतांत्रिक, ठीक है। लोकतांत्रिक मतलब कि डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी पे एक स्टेटमेंट भी मिलता है हमें अब्राहम लिंकन का, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे जो सुप्रीम पावर है, सर्वोच्च जो शक्ति है, वो जनता के पास हो, ठीक है। तो भारत में भी संविधान का आधार क्या है? ऊपर हम पढ़ चुके हैं, संविधान का आधार है भारत की जनता, ठीक है। तो भारत में भी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लेकिन अब डेमोक्रेसी जो ये होती है, ये 2 टाइप्स की होती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब ये किस प्रकार होते हैं एक दूसरे से, इन दोनों को कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों में? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से जनता का शासन हो। प्रत्यक्ष रूप से जनता का शासन मतलब कि जनता जिसको चाहती है अपना प्रतिनिधि चुनती है और वो शासन करता है। अगर वो जनता के अकॉर्डिंग या जनता के फेवर में रूल नहीं करता, तो जनता जब चाहे उसको रिकॉल कर सकती है, मतलब कि बुला सकती है और नेक्स्ट अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चुन सकती है, ठीक है। ये जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जहाँ पे जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और यही जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, यही कानून का निर्माण करते हैं, विधि का निर्माण करते हैं, ठीक है। जनता के मतलब कि जनता की तरफ से, ठीक है, जनता की तरफ से जनता द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये शासन करते हैं, ठीक। लेकिन अब ये अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है, इसमें भी 2 टाइप आप इसके देखेंगे कि एक आता है संसदीय, दूसरा है राष्ट्रपति के अधीन। अब भारत में क्या है? भारत में जो ये प्रतिनिधि जो है जनता के, जो ये कार्यपालिका एक बनती है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा, तो ये जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? अगर वो कोई कानून का निर्माण करती है या कोई भी पॉलिसी बनाती है, तो वो अपने कार्य के लिए किसके लिए उत्तरदायी है? तो वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है। किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति। तो इसलिए जो भारत में जो लोकतंत्र है, ये क्वेश्चन पीसीएस में एक बार पूछा गया है कि जो भारत में लोकतंत्र है वो किस प्रकार का है? वो है प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र। ये वर्ड आप याद रखिएगा, ठीक है। लक्ष्मीकांत ने भी एज इट इज़ वर्ड दिया हुआ है। तो भारत में जो लोकतंत्र है वो किस रूप में है? प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र, ठीक है। क्यों है? क्योंकि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे गणतंत्र। गणतंत्र मतलब कि रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पर जो राज्य का जो प्रमुख होता है, ठीक है, हमारे देश के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। जहाँ पे राज्य का जो प्रमुख होता है उनका चुनाव किया जाए, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाए या वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए, बट उनका चुनाव होना चाहिए। वो उत्तराधिकार के रूप में ना चुने गए हो। जैसे ब्रिटेन में आप देखते हैं राजा रानी का पद है, ठीक है, तो अगर महारानी की वो हो जाती है मृत्यु या कुछ भी, तो उनके बाद उनके उत्तराधिकारी उनके पुत्र बनते हैं, उनकी पुत्री बनती हैं, ठीक है। तो लोकतांत्रिक जो राज्य व्यवस्था है वो 2 तरह की होती है, एक होती है राजशाही, दूसरी होती है गणतंत्र, ठीक है। भारत में कैसी है? तो रिपब्लिक स्टेट है भारत, ठीक है। राजशाही कैसी है? राजशाही मतलब कहाँ है? ब्रिटेन में है, ठीक है, जहाँ पे राजा रानी का पद होता है और फिर उनके उत्तराधिकारी राज्य के प्रमुख होते हैं। गणतंत्र कहाँ है? भारत में भी है, अमेरिका में भी है, वहाँ भी चुनाव होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। भारत में भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्टली जनता नहीं करती है, ठीक है, बट राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वो उत्तराधिकार के रूप में उनका मनोनयन नहीं होता, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे न्याय। तो प्रस्तावना में न्याय भी दिए गए हैं। कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, है ना। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। ये वर्ड्स, ये आदर्श हमने कहाँ से लिए हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये वर्ड, ये क्वेश्चन आते हैं बार बार, यूपी में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये आदर्श हमने कहाँ से लिए वर्ड्स? तो 1917 की रूसी क्रांति से ये वर्ड्स हमने अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि स्वतंत्रता, तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता हम लोगों को प्राप्त है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म, उपासना, एसेक्ट्रा, ठीक है।
अब आप यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि स्वतंत्रता तो है हम लोगों को 5 प्रकार की, लेकिन यहाँ पे संविधान ने आपको स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो, ठीक है? स्वतंत्रता को जो कोई अभी आपको ये अधिकार प्राप्त है, इसका इस्तेमाल सिर्फ़ आप संविधान में लिखी जो सीमाएँ हैं, उन्हीं के अंदर रह कर के आप कर सकते हैं, ठीक है? ये नहीं है कि आपका जो मन आए आप कोर्ट के खिलाफ चले जा रहे हैं, या आप किसी भी आपको बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिल गई तो आप किसी के भी लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं, ठीक है? किसी के मान-सम्मान की आपको फ़िक्र नहीं है, ठीक है? देखते नहीं मानहानि का केस लगा देते हैं कई लोग। तो आप किसी के लिए भी कुछ भी नहीं बोल सकते हो। आपको संविधान में जिन दायरों में स्वतंत्रता मिली है, उस दायरे में रहकर ही आप अपनी स्वतंत्रता को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और इसके आगे हम चलेंगे। अच्छा हाँ, पहले मैं ये बता दूँ कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये वर्ड्स हमने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं गाइज़? ये यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को इंक्लूड किया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इनको हमने अडॉप्ट किया है फ्रांस की क्रांति से, ठीक है? आगे हम चलते हैं समता या समानता। अब देखेंगे कि हमें 2 प्रकार की समानता प्राप्त है, ठीक है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आपको देखने को मिलेगी मौलिक अधिकारों में। यहाँ आर्टिकल 14 में आप देख सकते हैं विधि के समक्ष समानता, मतलब कि कानून की नज़र में सभी लोग जो हैं वो समान हैं। आर्टिकल 15 आप देख सकते हैं कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान या मूल वंश, इनके आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है? आर्टिकल 16 में देख सकते हैं कि जो भी लोक नियोजन के विषय में जो भी कार्य हैं, वहाँ पे अवसर की समानता मिलती है, ठीक है, हम लोगों को। आर्टिकल 17 में देख सकते हैं अस्पृश्यता का अंत, तो क्या ये समानता नहीं है? अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा अगर सभी भेदभाव रहित होकर जीने लगेंगे, ठीक है, व्यवहार करने लगेंगे, तो ये भी तो समानता है ना। आर्टिकल 18 में देखेंगे उपाधियों का अंत है, ठीक है। तो इसी प्रकार बहुत सारी हम लोगों को समानताएं मिली हैं। अब आगे हम देखेंगे बंधुत्व। बंधुत्व का क्या मतलब है? बंधुत्व का मतलब है भाईचारे की भावना। ये भाईचारे की भावना हमें कहाँ देखने को मिलेगी? आप जब पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 51 का, ठीक है, जब आप ये पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ लिखा है कि हर भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वे धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। तो यही बंधुत्व है, भाईचारे की भावना। और देखेंगे कि ये भाईचारे की भावना बनी रहे, बंधुत्व बना रहे, इसीलिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, सभी को भारतीय नागरिक के तौर पे देखा जाता है, ना कि ये देखा जाता है कि ये यूपी का है, वो केरल का है, वो बिहार का है और वो असम का है, ठीक है, ऐसा नहीं देखा जाता। सभी भारतीय नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन हैं, उनको इसी तरह से समान अधिकार प्राप्त हैं केंद्र के, ठीक है। और सरकार सभी के पक्ष में जो है, मतलब सभी को प्रगति मिले और सभी को ही प्रोत्साहित करती है, ठीक है, सभी के लिए पॉलिसीज़ लेकर आती है। अब एक लास्ट हमारा प्रस्तावना के लिए टॉपिक बचता है, वो है कुछ केसेस जो कि प्रस्तावना से रिलेटेड हैं, ठीक है। क्वेश्चन उठा था एक बहुत बड़ा कि क्या आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है? तो इस संदर्भ में आपको काफ़ी सारे केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ को मैंने इंक्लूड किया है, कुछ को मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी ओरली। तो फर्स्ट आप देखेंगे केस आता है बेरूबाड़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1960 में आता है ये केस, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट आता है वो ये आता है कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग नहीं है, बट जब जब संविधान की भाषा अस्पष्ट होगी तब प्रस्तावना को उसे समझने में सहायक माना जाएगा, ठीक है। मतलब कि जब भी संविधान की जो भाषा है वो अस्पष्ट है, तब हम प्रस्तावना को एज अ रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। बट प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का आता है बेरूबाड़ी के केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट एक ऐतिहासिक केस है जिसकी मतलब की महत्ता हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है और कहीं ना कहीं संविधान के लिए भी, और आज तक इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बनी हुई है। वो केस था ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है, 1973 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी अभी बेरूबाड़ी में जो उन्होंने व्याख्या दी है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, उस व्याख्या को सुप्रीम कोर्ट अपनी ही व्याख्या को अस्वीकार करता है, ठीक है। और वो ये बात मानते हैं कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, बल्कि संविधान का ये अति महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। प्रस्तावना में उल्लिखित जो विचार हैं उनको ध्यान में रखकर ही संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आता है, ठीक है। ये केशवानंद जो है, इनका जो केस है, केशवानंद का केस जो है, ये अब तक का मतलब कि
ऐसा केस है कि इस केस में अब तक की सबसे बड़ी बेंच 13 जजों की पीठ इसमें बैठी थी, ठीक है। इसी केस में हमें बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो ये है कि आर्टिकल 368 जो है, मतलब संसद जो है प्रस्तावना में अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है। बट ये अमेंडमेंट जो होगा, ये संशोधन जो होगा, ये ऐसा हो कि ये प्रस्तावना की गुणवत्ता को बढ़ा दे, ना कि उसे और ज़्यादा निम्न स्तर पर ले आए, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट होगा जो कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ही बिल्कुल उसका स्तर गिरा दे रहा है, तो ऐसा अमेंडमेंट जो है वो बिल्कुल भी वैध नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत आप ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है कि ऐसा अमेंडमेंट होना चाहिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, वो संविधान की या प्रस्तावना की गुणवत्ता को बढ़ा दे अमेंडमेंट, ना कि उसको निम्न स्तर पर ले आए, ठीक है। तो यही बोला गया है कि हाँ, केशवानंद भारती के केस में बोला गया कि हाँ, प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। संसद जिस प्रकार आर्टिकल 368 का यूज़ करके संविधान में संशोधन कर सकती है, ठीक उसी प्रकार प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन ये संशोधन गुणवत्ता बढ़ाने वाला होना चाहिए, गुणवत्ता को निम्न स्तर पर लाने वाला कतई नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम देखेंगे कि अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। वो कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन में किया गया था, जहाँ पे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें आप याद रखिएगा प्रस्तावना के विषय में कि आपने देखा होगा कि मौलिक अधिकारों का अगर हमारा हनन होता है तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी जो होते हैं, क्या वो वाद योग्य हैं? अगर डीपीएसपी में जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, मान लीजिए कि गवर्नमेंट को ये निर्देश दिए गए हैं, ये आदेश नहीं है, ये निर्देश है गवर्नमेंट के लिए कि अगर वो अपनी पॉलिसीज़ बनाए तो वो इन निर्देशों को ध्यान में रखे, ठीक है। उनमें से कितने निर्देश गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ध्यान में रखती है, और कुछ को ध्यान में रखना या कुछ को फॉलो करना पॉसिबल नहीं हो पाता कुछ टाइम के लिए, कुछ पीरियड के लिए, तो वो उनको नेगलेक्ट कर देती है, ठीक है। वो पूरी तरह से राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किन पॉलिसीज़ के लिए किन चीज़ों को फॉलो करे, या वो चाहे तो फॉलो ना करे, ठीक है। तो इसी प्रकार डीपीएसपी जो है वो वाद योग्य नहीं है, हम उनको लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखो सरकार ने ऐसा नहीं किया, सरकार ने वैसा नहीं किया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना की व्यवस्थाओं को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का ना तो एक सोर्स है और ना ही ये विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और मैंने पूरा 360 डिग्री आपको प्रस्तावना का जो ये टॉपिक है वो कवर करवाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको गाइस मेरी सभी वीडियो की नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं सारी वीडियोज़ की नोट्स भी प्रोवाइड करवा देती हूँ, ठीक है। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ बस मुझे आपका इसी रूप में सहयोग चाहिए कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको सच में इसकी ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा जीएस कवर करवा रही हूँ और बेसिक से एकदम अपर लेवल तक का सब कुछ इंक्लूड करके कवर करा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से कुछ भी पढ़ा दिया, या सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ लाइक के लिए, सिर्फ कंटिन्यूटी बनाने के लिए मैंने रोज़ कुछ भी आपको दे दिया, ऐसा नहीं है। आप लोग पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि मेरे कंटेंट में आपको कुछ भी मिस नहीं मिलता होगा, आपको ये लगता होगा कि हाँ, इन्होंने पूरी ईमानदारी से मतलब कि अपनी वीडियोस को और इस टॉपिक के साथ जस्टिफिकेशन किया है, ठीक है, पूरा जस्टिफाई किया है अपने टॉपिक को। और जो अपने फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं पूरा कवर कराऊंगी, तो उस वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए मैं वही खुद को और जो ये मेरा कंटेंट है, जो ये विषय है, उनको मैं जस्टिफाई कर रही हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच गाइज।